दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। और आज से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटी पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के लिए होगी पॉलिटी, ठीक है। प्रीलिम्स यूपी पीसीएस, आरओ आरओ और यूपीएससी तक के लिए सही होगा ये। तो यूपीएससी के भी क्वेश्चन फंसेंगे इससे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से कोई भी एग्ज़ाम होगा जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, या तो किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पॉलिटी पूछी जाती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है। तो ये सेक्शन वाइज में होगा, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरह से बनेगा ये सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में जो कंपनी के शासन था, तो कंपनी के शासन ने कैसे संवैधानिक विकास में योगदान दिया अपना, उसको हम लोग देखेंगे पहले। तो रेगुलेटिंग एक्ट से माध्यम से उसने कंपनी पे कंट्रोल करने की कोशिश किया। और कंपनी पे जब ब्रिटिश सरकार कर रही थी, उसके बाद वही चीज़ें कंपनी वाले भारत के लोगों पर लागू कर रहे थे। तो उसी तरह से धीरे धीरे इसका विकास होता गया। और लास्ट में जब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, तो उससे हमने काफ़ी चीज़ें अपने संविधान में लिया है। तो कैसे कैसे विकास हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें पहला है परिचय क्या था। तो जो है कंपनी शासन की शुरुआत कब से हुई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको इस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बीआईसी भी कहते हैं उसको, बीईसी कहते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में स्थापित हुई थी, ब्रिटेन में बनी थी। ये प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। तो ये ब्रिटेन में बनी थी, ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनी थी। इसके कई शेयर धारक थे, जैसे कि रिलायंस कंपनी मान लीजिए है। तो रिलायंस में जब वो शेयर अपना निकालती है तो कई लोग शेयर खरीदते हैं, तो शेयर धारक बहुत थे। शेयर धारक के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त होते हैं, तब कोई कंपनी बनती है। तो उसी तरीके से प्राइवेट कंपनी बनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ठीक है। यह एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई, ठीक है। और वर्ष 1765 में एक शासकीय निकाय में बदल गई। 1765 में क्यों बदल गई आगे आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे रिलायंस कंपनी स्टैब्लिश जब भी धीरू भाई अंबानी ने किया होगा, ये किसी दूसरे देश से मान लीजिए पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में जाने के बाद में तो अब इसके हमारे देश में कई शेयर धारक हैं। तो ये पाकिस्तान में जाती, तो पाकिस्तान में जाकर अपना कोई बिजनेस करती, जैसे तेल निकालती, अपना सिम बेचती, मोबाइल बेचती, कपड़े बेचती, जैसे आज उसके मार्केट हर जगह खुले हुए हैं, उस तरह से काम करती। और धीरे धीरे वहाँ पे क्या करती कि उसके शासन में घुसने लगती। और शासन में घुसते घुसते कुछ दिन बाद जाके खुद ही ये वहाँ पे शासन करने लगती, और शासन करती और वहाँ के लोगों को सताने लगती। तो भारत सरकार जो है इस पर रेगुलेशन बनाती कि नहीं, आप इस तरह से चलाइए, उस तरह से चलाइए, ठीक है। तो उसका जो रेगुलेशन देती, तो वही रेगुलेशन जो थे ये 1773 का पहला आया था। तो अब इस मोटा मोटी समझ लीजिए इस तरह से बात थी। तो कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई, और वो भारत में आके व्यापार करने लगे सब, ठीक है। तो भारत के राजा जो थे वो एकजुटता नहीं थी, एकता का अभाव था, राष्ट्रीयता का अभाव था। तो उसी का मौके का फ़ायदा उठा के जो यूरोपीय कंपनियां थी भारत में अपना शासन इस्टेब्लिश कर लिया, और धीरे धीरे 200 साल तक गुलाम भारत को रखा, ठीक है। तो किस तरह से सब विकास हुआ था उसके बारे में ही देखना है हमको। तो अब ये शासकीय निकाय में बदल गई, तो कैसे बदली इसको बताते हैं अभी। तो आंतरिक मामले हमें हस्तक्षेप कैसे होने लगा। तो बक्सर की जब लड़ाई हुई थी 1764 में, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिल गया, तथा धीरे धीरे भारतीय मामले में कंपनी ने बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगी, ठीक है। तो उसका क्या है, प्राप्त शक्ति द्वारा शोषण कैसे कैसे हुआ। तो 1765 में से 72 की अवधि में सरकार की व्यवस्था में द्वैत शासन देखा गया, जहां कंपनी के पास अधिकार तो थे लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जबकि इसके भारतीय प्रतिनिधियों के पास सभी जिम्मेदारियां थी लेकिन कोई अधिकार नहीं था। जैसे क्या क्या इसने जब बंगाल का जब दीवानी प्राप्त किया कंपनी ने, तो द्वैत शासन लगा दिया। तो दो शासन मतलब कि दो शासन चल रहा था, एक तो नवाब था और ये कंपनी थी, ठीक है। तो और बाकी जनता थी वहाँ की, बंगाल की।
तो नवाब से कहा कि आप पूरा हर चीज़ रूल रेगुलेशन कैसे लागू लागू करना है, पूरा प्रशासन देखिए, हर चीज़ देखिए, एकत्र करिए, पैसा हमको दीजिए। और ये क्या थे, पूरा शासन प्रशासन का मेन पावर था, मुख्य पावर अपने पास कंपनी ने रखा था। ठीक है, तो ये नाम नाम मात्र का प्रधान एक रख दिया था कि ये सब, और बाकी व्यवस्था देखे, और बाकी जितना पैसे वाला काम था, ठीक है, तो उसको अपने पास रखा और पैसा खूब शोषण करती रही। तो क्या किया इसने कि द्वैत शासन लग गया, जहाँ कंपनी के पास सारे अधिकार थे लेकिन जिम्मेदारी नहीं थी। तो अधिकार सब इसने रखा था मगर जिम्मेदारी नहीं ली थी लोगों का, तो जिम्मेदारी लोगों का नवाब को दे दिया था। ठीक है, और नवाब के पास कोई अधिकारी नहीं था, बस जिम्मेदारियां थी। तो इसलिए नवाब भी बहुत बढ़िया से कोई काम नहीं करता था, तो काफ़ी शोषण हुआ, कंपनी ने खूब शोषण किया वहाँ पे। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा लेवल तक पहुँच गया था कि कंपनी पे ध्यान न देकर ये जो कंपनी के जितने कर्मचारी थे, ये अपने स्वयं के फायदे के लिए काफ़ी काम करते थे। ये लोग स्वयं का व्यापार करने लगे, स्वयं की कंपनी खोली अलग, सरकार संसद की, ब्रिटिश संसद की चोरी चोरी खुद कर लिया, बड़े पैमाने पे ये लोग भ्रष्टाचार करने लगे वहाँ पे। तो देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। तो जब अधिकार इनको नहीं, जिम्मेदारी नहीं लिए, जिम्मेदारी पूरा इन्होंने नवाबों को दे दिया, तो किस तरह का भ्रष्टाचार का और कर्मचारी कर रहे थे। तो पहला था, कंपनी के कर्मचारियों के बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो गया। अत्यधिक राजस्व संग्रह करने के लिए किसानों का उत्पीड़न करने लगे, कंपनी का दिवालिया हो गया, जबकि इसके अधिकारी फल फूल रहे थे। ठीक है, कंपनी दिवालिया होती चली गई, उसके जो शेयर थे, कहा जाता है कि उसका जो शेयर था 1969 में वो 60% से अधिक गिर गया कंपनी का शेयर। तो कंपनी वालों ने, जो यहाँ के अधिकारी थे, कर्मचारी, ये गए संसद के पास, ब्रिटिश संसद के पास। तो वहाँ जाके इन्होंने कहा कि मुझे पैसा दीजिए ताकि कंपनी को हम लोग बचा सकें। तो कंपनी भी देखी कि जो वहाँ संसद थी वो कही कि तुम लोग इतना फल फूल रहे हो, खुद तुम लोग इतना ज़्यादा ऐशो आराम से रह रहे हो, तुम्हारे जब वहाँ से आते हो तुम लोग तो इस तरह से आते हो जैसे लगता है कि राजा आ रहा है, और तुम्हारी कंपनी कैसे घाटे में जा रही है। तो उसने एक कमेटी बैठाई जो इसकी जांच करने के लिए। तो जांच करने में उन्होंने पाया कि व्यापक भ्रष्टाचार है, खुद ये लोग व्यापार कर रहे हैं और इसीलिए ये फूल फल रहे हैं, और अत्यधिक भ्रष्टाचार के कारण वहाँ के लोगों का इन्होंने बहुत ज़्यादा शोषण किया है। ठीक है, तब उसके रेगुलेशन के लिए ये सब जो भारत शासन अधिनियम जो था, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला जो एक्ट था, ये आया। ठीक है, तो जब जो कमेटी बनी थी, कमेटी ने कहा कि अब जो जवाबदेही है सिर्फ आपके शेयर धारकों के प्रति ही नहीं, बल्कि आपको जो संसद है या फिर इंग्लैंड की सरकार है उसके प्रति भी आपकी जवाबदेहिता बनेगी। ठीक है, आपका रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को आप प्रतिबंध लगाएंगे हम लोग। तो क्या क्या कैसे कैसे लगाए थे, अब आगे की वीडियो में देखते हैं। तो ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया में जो कंपनी के जितने भी दोस्त थे, जो कुप्रबंधन था कंपनी का, शोषण था, भ्रष्टाचार था, जिसके कारण कंपनी दिवालिया हो गई, तो अब संसद इसको फंड देगी। ठीक है, फंड देगी इसको कंपनी को बचाने के लिए, तथा साथ ही में कुछ रेगुलेशन लगाएगी। तो रेगुलेशन किस आधार पर लगाई थी, तभी हमने बताया था कि एक उन्होंने समिति बनाई थी, गुप्त समिति थी, जिसको उस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश जो पीएम थे, वो लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, उन्होंने एक गुप्त समिति बनाई थी। गुप्त समिति ने ही बताया था कि कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वहाँ द्वैत शासन लगाया हुआ है और इनके पास पावर बहुत है, मगर इन्होंने जवाबदेहिता नहीं ली है, कोई इनके पास में वो भी नहीं, ये लोग जिम्मेदारी नहीं लिए हैं। शक्ति तो पूरा ले लिया है मगर जिम्मेदारी कुछ नहीं लिए हैं। अपना खुद का विकास कर रहे हैं लोग, अलग अपनी कंपनी खोल के खुद अलग व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ अलग कर रहे हैं, कंपनी का लूट खसूट मचाए हुए हैं। तो वो गुप्त समिति ने ऐसा बताया था, और इसी ने रेगुलेटिंग एक्ट, इसी की जो सिफारिश थी, इसी की रिपोर्ट पे ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड था पूरा। ठीक, तो पूरा मामला शुरू हुआ था 1764 में, जो बक्सर की लड़ाई थी। उसके बाद में जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उनको मिली, तो इतना ज़्यादा ये पावर पा गए, इतना ज़्यादा ये लोग पैसा पा गए कि इसके जो कर्मचारी थे एकदम से उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और ये लोग ने भ्रष्टाचार की तरफ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया इन्होंने। कहा जाता है कि जब ये लोग अपने यहाँ जाते थे तो इस तरीके से रहते थे, उतना वहाँ के सांसद थे उतना ऐशो आराम से नहीं रहते थे वो लोग। ठीक है, जो यहाँ के जो कर्मचारी रिटायर होकर जाते थे कंपनी से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, भारत से जब वो ले जाते थे वहाँ पे ब्रिटेन में, तो काफ़ी रईसी से वो लोग रहते थे वहाँ पे। तो वहाँ के लोग भी देख के जलते रहे होंगे। तो इस वजह से काफ़ी यहाँ पे शोषण, विशद में इन्होंने शोषण किया, भ्रष्टाचार किया। इस वजह से जो लॉर्ड नॉर्थ थे,
ये गुप्त समिति बनाए थे और रेगुलेटिंग एक्ट लाए। तो अब देखते हैं, अब ये तो पूरा समझ में आ गया कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसको प्रबंधन को मैनेजमेंट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो रेगुलेटिंग एक्ट जानते हैं 1773 से 1858 तक, जो भारत की जो पहली क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति थी, उस समय तक रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को कंट्रोल करने के लिए आए थे। तो पहला जो आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट गुप्त समिति की सिफारिश पे, जिसको लॉर्ड नॉर्थ ने बनाया था। ठीक है, तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? देखिए, इस अधिनियम का उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करना था। ठीक है, इस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे रखी? तो ब्रिटेन से ये आ रहा है रेगुलेट करने के लिए, कंपनी उसकी है। जैसे रिलायंस कंपनी पाकिस्तान में का जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, पाकिस्तान गई है, अब भारत की संसद वहाँ भेज रही है कि तुमको कैसे करना, तुमको अब अपने मन मर्जी जितना तुमने किया, जितने 100 सालों तक जिस तरह से तुमने लूटा वो सब छोड़ो, अब तुम ये करो जैसे मैं बोलता हूँ। तो अब यहाँ से कानून बना के भेजा जा रहा है वहाँ पे कि इस तरह से तुमको रहना है। उससे पहले जो कंपनी थी वो स्वतंत्र थी, वो प्राइवेट कंपनी थी, जिस हिसाब से उसको व्यापार करना वो करे, पाकिस्तान में कोई मतलब नहीं था। उसी तरह से जिस तरह से व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी को करना था, पूरी छूट थी, स्वायत्ता दी गई थी ब्रिटेन द्वारा कि जाओ वहाँ पे तुम व्यापार करो। तो व्यापार करने आई तो, मगर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी पाई, उसके बाद उसका दिमाग ख़राब हो गया। ठीक है, तो केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे रखी इसको समझना है। तो ये इंग्लैंड है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट आया कंपनी से। कंपनी क्या किया कि भारत में, मैं बना देता हूँ, भारत में पूरा कब्जा कर लिया। ये पूरा क्षेत्र जो है कंपनी ने पूरा एक कब्जा कर लिया है। ठीक है, और क्या करिए, अब यहाँ से पावर आ रही है। पहले तो कंपनी, यहाँ कंपनी मान लीजिए बैठी हुई है और कंपनी इसको पूरा शासन को संभाल रही थी। अब क्या हुआ कि अब यहाँ की जो संसद डायरेक्ट अब रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पूरा इसको कंट्रोल करेगी, ब्रिटिश क्षेत्र को पूरा, जितना कंपनी ने एक्वायर किया था, अपने कब्जे में लिया था, उसको पूरा कंट्रोल अब यहाँ संसद करेगी। तो वही बता रहा है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रख गई, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश संसद थी अब डायरेक्ट कंट्रोल करने लगी है कंपनी द्वारा, कंपनी के माध्यम से भारत के इन क्षेत्रों पे। ठीक है, पहले बस सिर्फ कंपनी ही मैनेज करती थी, वहाँ पे संसद का कोई अधिकार नहीं था। मगर जब कंपनी ने करप्शन किया और दिवालियापन होने के कगार पे हो गई, तो जाके इन्होंने संसद से जब पैसा मांगा कि हमको पैसा दीजिए, तब इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया कि हम पैसा तो दे रहे हैं तुमको, जैसे IMF करता है, पैसा तो दे रहे हैं तुमको, मगर ये लाओ, LPG सुधार लाओ अपने देश में, अपने बाजार को खुला करो। मगर उसी माध्यम से इन्होंने कंपनी पे कंट्रोल बनाया वहाँ की संसद ने, ब्रिटिश संसद ने। ठीक है, तो वही केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ गई। ठीक है, तो पहला केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ गई। तो पूछता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, या ब्रिटिश सरकार ने भारत पे कंट्रोल करना प्रारंभ किया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इस बात को याद रखिएगा, पहला है। ठीक है, दूसरा, पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। तो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता पहली बार वहाँ की संसद ने दी कंपनी को। ठीक है, तो इसको मान्यता वहाँ की संसद ने दे दी कि नहीं, अब ये राजनीतिक कार्य वहाँ कर रहे हैं और प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं। इससे पहले वो कंपनी थी, व्यापार करने आई थी, ये लोग समझ रहे थे, सभी लोग समझ रहे थे, हम लोग भी समझ रहे थे और उधर सरकार भी, वहाँ के लोग भी समझ रहे थे। मगर अब क्या है कि अब कंपनी के साथ साथ अब राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य दोनों करेगी सरकार की, वहाँ की इंग्लैंड की सरकार की बिहाफ पे। ठीक है, अब बंगाल का गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, इससे पहले क्या था कि जैसे भारत है मान लीजिए, तो अब क्या था, इससे पहले बंगाल था, यहाँ पे मुंबई था, यहाँ पे मद्रास था। तो ये जो 3 मेन सेंटर थे व्यापारिक केंद्र उनके कंपनियों के, तो यहाँ का एक गवर्नर होता था पहले। गवर्नर यहाँ का, बंगाल का गवर्नर आप सुने होंगे, तो बंगाल का जो गवर्नर था वो मैनेज करता था बंगाल का पूरा क्षेत्र। मुंबई का जो गवर्नर था वो मुंबई वाला क्षेत्र मैनेज करता, मद्रास का गवर्नर था तो इधर वाला क्षेत्र मैनेज करता था गवर्नर। और अब का किया गया कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 को, उसने क्या किया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, यहाँ का जो गवर्नर था, उसको अब गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, पहले गवर्नर था, इसको गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, कहा गया कि अब ये गवर्नर जनरल होगा।
ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो समझिए कि इस बात को धीरे धीरे इसी तरह से पूरा डेवलप होते होते हम भारत की संसद कैसे बन गई वो वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। तो पहली बात तो वहाँ का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। तो वही बता रहा है, बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। और उसकी सहायता के लिए 4, याद रखिएगा, ये 4 सदस्यीय जो है कार्यकारी परिषद बनाई गई। तो अब मान लीजिए गवर्नर जनरल हो गया, ठीक, तो ये मेन है। अब यहाँ 4 लोग और रहेंगे, ठीक है। ये 4 लोग जो रहेंगे, मान लीजिए 1 2 3 4, तो ये कार्यकारिणी परिषद बनाई गई कि ये गवर्नर जनरल ये चारों लोग मिल के कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। ये डिसीजन ये चारों लोग मिल के लेंगे, कोई भी कानून देश में बनाना है, भारत के लिए बनाना है या बंगाल के लिए बनाना है, तो ये चारों लोग मिल के ही कोई निर्णय लेंगे, ठीक है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया, ठीक है। वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। इस बात को याद रखिएगा, ये कई बार पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है, कहा कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। तो वो 1773 में कह दिया गया था कि इस एक्ट में कहा गया था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। तो स्थापना होगी कहा गया, तो अगर उसकी बिल्डिंग बनेगी, फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनेगा, तब तक 1774 आ गया था। तो 1774 में शुरू हो गया था वहाँ का मतलब जो कोर्ट चलना शुरू हो गई 1774 में, जिसका एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल थे। तो इनका भी नाम हम आगे बता देंगे आपको। तो इनका भी नाम कभी कोई पूछता है, ठीक है। अगला है कि इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का निजी व्यापार करना, मूल निवासियों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंधित लगा दिया गया। तो जो लोग भ्रष्टाचार करते थे, खुद निजी व्यापार करते थे, निजी कंपनी खोल लिए थे, और वहाँ के लोगों के जो गवर्नर था और वहाँ का जो नवाब था, उसका जो है उनसे जो वहाँ के जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे उपहार लेते थे, उनसे रिश्वत लेते थे लोगों से या जमींदारों से, वो सारा चीज़ प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई भी कंपनी का कर्मचारी ये सब काम नहीं करेगा, ठीक है। और अगला है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, तो हम बताए थे आपको कि शेयर धारक होते हैं, किसी कंपनी में शेयर धारक होते हैं। मान लीजिए कि अगर 500 शेयर धारक है, रिलायंस के मान लीजिए कि 10,000 शेयर धारक हैं, तो 10,000 तो प्रशासन करेंगे नहीं। तो ये 10,000 जो लोग होते हैं अपने में से जो सबसे योग्य लोग होते हैं उनको चुनते हैं, चुन के एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, जिसे कंपनी का शासी कहते हैं। तो 5-6 लोग रहते हैं, इसमें एक हेड रहता है। ये लोग एक निकाय बनाते हैं और ये पूरा प्रशासन, मैनेजमेंट, कहाँ निवेश करना है, किधर कैसे अब कंपनी को बढ़ाना है, वो सब सारा वो लोग उसका निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का शासी निकाय था के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सशक्त हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कंपनी का पूरा रूल रेगुलेशन देख रहे हैं, मगर इन्हीं के माध्यम से संसद जो यहाँ बैठी है इंग्लैंड में, उसने कहा कि हम कंट्रोल करेंगे कंपनी से, इनके माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, COD से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अब कंपनी जो है कंट्रोल करने लगी, नियंत्रण अपना सरकार का भारत में ज़्यादा हो गया कंपनी के माध्यम से, ठीक है। अब कंपनी के लिए भारत में राजस्व, नागरिक, सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक बना दिया गया। तो अब ये लोग जो हैं COD जो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, अब संसद को हर चीज़ बताएंगे वहाँ की, ब्रिटेन की, कि वहाँ का सैन्य मामला कैसा है, वहाँ के नागरिक का जो कानून है वो कैसा है, राजस्व हम कितना इकट्ठा कर रहे हैं, कितना हम कहाँ खर्चा कर रहे हैं, तो सारी जानकारी अब संसद को देना पड़ेगा, COD को। ये लोग जो हैं संसद को सारा जानकारी देंगे। तो इस वाले अधिनियम से ये बना दिया गया, ठीक है। और क्या किया गया, अब बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जबकि पहले तीनों प्रेसिडेंसियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र थीं। तो अभी हमने बताया था, जो मैप बना के बताया था आपको, मैप बना के बताया था ना, ये वाला मैप बना के बताया था। याद रखिए, मैप बनाना सीख लीजिएगा धीरे धीरे, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है मेंस में। तो ये वाला बताया था कि यहाँ पे है बंगाल, यहाँ पे बॉम्बे, यहाँ पे मद्रास है। तो पहले ये स्वतंत्र थे, ये लोग अपने एरिया का अपना अलग अलग कानून बनाते थे, मगर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का जो गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसके अंदर इन दोनों को ला दिया गया। इसके अंदर मुंबई और मद्रास को
कि गवर्नर जनरल को इसके अंदर ला दिया गया। ठीक है, अब ये मुंबई और मद्रास वाले जो भी अपना कानून बनाएंगे तो इससे पूछ के ही बनाएंगे। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल मान लीजिए भारत में हेड हो गया, और जो नीचे के थे मुंबई और मद्रास वाले, तो इसके अंदर काम करेंगे, कुछ भी करेंगे तो इससे पूछ के करेंगे। ठीक है, तो पहली बात पूछता है कि कब उनको अंदर ला दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कब लाया गया मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को, तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में लाया गया। ठीक है, तो इतना मुख्य चीज़ इसमें था जो एग्जाम में पूछता है। तो 1773 का ख़त्म हो गया। मैं समझता हूँ कि आपको मैं समझा पाया हूँगा, और इससे अब क्या कोई समझाएगा। तो इसको एकदम सरल भाषा में आप इसको समझ लीजिएगा। वीडियो के अगर नहीं समझ में आया तो एक आध बार और देख लीजिएगा। मेन बात इसमें नहीं समझ में आता है कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है। तो वही बताया कि कोई कंपनी अगर जब बनती है तो उसके कई शेयर धारक होते हैं। आप भी अब देखे होंगे कि अब ये ग्रो ऐप जो आता है, तरह तरह के जो ऐप आते हैं, 3 ऐप से आप किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो जो लोग शेयर खरीद लेते हैं वो उस कंपनी के एक तरह से उतने परसेंट का मालिक, जितना वो परसेंट का शेयर खरीदेंगे उतना परसेंट का मालिक बन जाते हैं उस कंपनी का। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 1 लाख लोग उसका किसी कंपनी का शेयर अगर खरीद लेते, 1 लाख लोग उसका मैनेजमेंट नहीं संभाल सकते, तो वो लोग अपने में से चुनेंगे किसी ऐसे आदमी को जो कंपनी के बारे में जानकारी रखता हो, जो कंपनी को अच्छे से चला सके। तो वही जो 10 लोग 15 लोग जो होते हैं, जो पूरे कंपनी की देख रेख करते हैं, वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो उन्हीं को COD कहते हैं, जो पूरा कंपनी का पूरे जो रूल रेगुलेशन और प्रशासन उनका संभालते हैं, तो उन्हीं को COD कहते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से अब क्या कि जो ब्रिटेन की सरकार थी वो भी उन्हीं के माध्यम से शासन करने लगी भारत में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला है, अब 1773 में आया तो कुछ गड़बड़ी और समझ में आई कि नहीं, कुछ तो इसमें ज़्यादा किसी को पावर दे दी गई, किसी को कम पावर दे दी गई। तो अब क्या हुआ कि 1781 में एक संशोधन आया, उसी एक्ट में 1773 में ही संशोधन करेगी ये सरकार। वहाँ की संसद संशोधन करेगी कि नहीं ये गड़बड़ हो गया, अभी थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है 1773 में। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1773 में सेटलमेंट करने के लिए। तो उसने क्या कहा, उसने पहला था कि इसने गवर्नर जनरल और काउंसिल को उसके आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी। तो जो 1774 में जो बंगाल में जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी, अब क्या हुआ कि अब छोटा छोटा मामला सुप्रीम कोर्ट में आने लगा। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट बनी है, तो यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट था सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो नहीं चला गया। तो जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल जो बताए थे, गवर्नर जनरल होंगे और 4 लोग इसमें और सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये लोग कोई निर्णय लेते थे। तो मान लीजिए कि यहाँ के ये लोग हैं, ये मान लीजिए मोहन हैं जो बंगाल में रहते हैं, तो इन्होंने कानून बनाया कि आप 30% हमको लगान दीजिए। तो कहेंगे नहीं, मेरे अधिकारों को हनन हो रहा है, 30% मैं नहीं दूंगा। तो इन दोनों के भी डिस्प्यूट हो गया, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो ये लोग 30% की उगाही जो करना चाहते थे, टैक्स करना चाहते थे, और टैक्स नहीं वसूल पाएंगे तो कहेंगे सरकार से उन्होंने शिकायत दिया कि हम जो भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देती है, तो हम सही से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। तरह तरह का बताया होगा वहाँ पे जो इंग्लैंड की संसद को गवर्नर जनरल ने बताया ये बात कि ऐसा हो रहा है, बार बार सुप्रीम कोर्ट हमारे पे रोक लगा दे रही है। तो अब उन्होंने कहा कि रुक जाओ, मैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाता हूँ 1781 का, और मैं क्या करता हूँ कि आधिकारिक क्षमता जो तुम्हारी है, जो आधिकारिक क्षमता तुम्हारे गवर्नर जनरल की है, उन कार्यों को सुप्रीम कोर्ट से दूर कर देता हूँ कि तुम जो कार्य करोगे सुप्रीम कोर्ट में उसका केस नहीं चल पाएगा, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आएगा वो। उसने कहा कि ठीक है, अब ये लोग जो शिकायत करते थे वो शिकायत नहीं कर पाएंगे, जो तुम कार्य करोगे इसकी शिकायत ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो वही पहला कह रहा है कि गवर्नर जनरल और काउंसिल को उनकी आधिकारिक क्षमता के लिए किए गए कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट से उनको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से उनको छूट दे दी गई। तुम जो करो सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारा मामला नहीं चलेगा। तो ठीक है, ये बात हो गया, सुप्रीम कोर्ट बनी मगर उसका फ़ायदा ज़्यादा जनता को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं है, तो यही बात कहा गया। दूसरा है दीवानी मामले और लगान वसूली से उत्पन्न होने वाले मामले को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिएगा। जो अभी हमने बताया है कि लगान वाला जो मामला था, अब उसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। अब ये कह दिया गया कि लड़ाई झगड़ा कहीं हो गया, अब जनता अपने में लड़ झगड़ के तुम्हारे पास आ रही है, तो तुम उसका कार्य देखो, तुमको जो है वसूली जो हम कर रहे हैं, जो लगान हम वसूल रहे हैं, गवर्नर जनरल की जो परिषद वसूल रही है, जो लगा रही है लोगों पे, उसका सुप्रीम कोर्ट उसका कोई भी मामला नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट को से बाहर रख दिया गया। क्या तो
दीवानी मामले, ठीक है, टैक्स वाले मामले, लगान वाले मामले। अब इसका डिस्प्यूट जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी, ठीक है। बस ये लड़ाई झगड़ा मारकाट हो गया तो उसके बारे में सुनेगी, बाकी पैसा वैसा मामला इनको इनसे बाहर कर दिया गया। और लूटने का भी एक दूसरा जरिया था ये, ठीक है। तीसरा प्रावधान क्या किया गया कि इसमें प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय का कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार क्षेत्र होगा और न्यायालय को प्रतिवादियों के व्यक्तिगत कानून के अनुसार सुनवाई करनी होगी। अर्थात हिंदू कानून द्वारा के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और मुसलमानों पे मुस्लिम कानून द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। तो देखिए अब यहीं से बांटना शुरू किए ये सब। हम जो कहते हैं कि हम वो लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी जो वर्तमान में चलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात जो सरकार कर रही है, तो देखिए यहीं से अलग अलग हो गया। तो क्या किया 1781 में ही इन्होंने ये इसके बारे में हिंदुओं के मन में और मुसलमानों के मन में यहीं से भेदभाव शुरू इन्होंने कर दिया। उससे पहले भी करते आए, लड़ते झगड़ते आए, अब लड़ाते झगड़ते फिर करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए कि ये मोहन का आपस में झगड़ा हुआ है, मान लीजिए कि तलाक वाला ही मामला है या कुछ भी झगड़ा है, तो इसका जो सुनवाई होगी ये हिंदू एक कानून के द्वारा होगी, हिंदू कानून द्वारा ही होगी, ठीक है। अगर जावेद है यहाँ पे, तो जावेद पे कोई जो भी मुकदमा चलेगा वो मुस्लिम कानून के हिसाब से चलेगा, ठीक है। किसी के लिए एक कानून इन्होंने नहीं बनाया, हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून इन्होंने बना दिया, इसके अनुसार ही मुकदमा चलाया जाएगा। तो देखिए यहीं से सांप्रदायिकता का शुरुआत इन्होंने कर दिया यहीं से। तो आप इसको मेंस में लिख सकते हैं कि सांप्रदायिकता की शुरुआत हम देख सकते हैं कि जो 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था उसमें ही जो ब्रिटेन सरकार थी, ब्रिटिश संसद थी, उसने हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए अलग कानून लाकर, मतलब जो भी मुकदमा लड़ा जाएगा उनके व्यक्तिगत कानूनों से लड़ा जाएगा, पर्सनल लॉ से लड़ा जाएगा। इन्होंने उस तरह का प्रावधान उसी समय कर दिया था, ठीक है। तो अलगाव की भावना तो यहीं से जनरेट हो गई, ठीक। तो ये बात समझ लीजिए कि अब ये वाला बहुत ही ख़राब कानून था जो नियम इन्होंने बनाया था कि हिंदुओं के लिए अलग कानून होगा और मुसलमानों के लिए अलग कानून होगा। अगला क्या क्या गया कि प्रांतीय न्यायालयों की अपीलें गवर्नर जनरल की परिषद में जा सकती थी, न कि उच्च न्यायालय में, ठीक है। तो अब प्रांतीय जो न्यायालय थे, अब प्रांत न्यायालय का मतलब कि जो मुंबई में और मद्रास के जो न्यायालय थे, हाई कोर्ट थे, ठीक, मद्रास के जो न्यायालय थे, उनका जो अपील होगा वो जो सुप्रीम कोर्ट बनाया है कलकत्ता में, वहाँ न जाके ये गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके पास भी जा सकती है, ठीक है। तो ये लोग अब यहाँ से कोई मुकदमा अगर लगा किसी को, मान लीजिए फांसी हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, वो गवर्नर जनरल के पास जाएगा। तो गवर्नर जनरल जो बताएगा, जो ये फैसला देगा, वही सर्वमान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट एकदम लो पावर की थी, कोई बहुत ज़्यादा शक्ति इसके पास नहीं थी, जैसे चाहते थे वैसे इसका यूज करते थे लोग। तो प्रांतीय न्यायालयों का जो भी मुकदमा था वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। तो ये बात भी याद रखिएगा। इन लोगों ने ऐसा नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये सब बदलाव किए, ये सिर्फ सहूलियत के लिए गवर्नर जनरल की, और पैसा को अधिक से अधिक कमाने की बात इसमें पूरा साफ साफ दिख रहा है आपको। अगला है, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब सुनिए, एक और चीज़ हो गई इसमें। जो प्रांत है, मद्रास है, मुंबई है और प्रांतीय न्यायालय हैं, प्रांतीय न्यायालय, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि अब जो गवर्नर जनरल के 4 लोग हैं उसमें बैठे हैं, गवर्नर जनरल है और 4 लोग और हैं, 1 2 3 4, तो गवर्नर जनरल और 4 लोग और हैं। अब ये क्या करेंगे, कोई भी कानून इनके लिए बना सकते हैं, इनके लिए बना सकते हैं और प्रांतीय न्यायालयों के लिए भी कानून बना सकते हैं। ये सारा अधिकार था परिषदों को दे दिया गया। वहाँ की संसद जो थी, संसद, इसने पावर दे दिया कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बात हो गई, तो ये कानून बनाएंगे ही जो अधिक से अधिक लूट सकें, ठीक है। तो इतना पावर उसको दे दी गई थी। तो फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या कहता है, तो ये भी सुधार के लिए आया था, ठीक है। जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कहा गया था कि 20 साल बाद अगला आएगा, ठीक है। अगला जो आएगा 20 साल बाद आएगा, ठीक।
मगर देखिए 1781 में ही एक आ गया, 1781 में ही एक आ गया, और दूसरा जो था 1774 में फिर आया एक। तो जो जो ये पहला जो नियम बना था इसी में बार बार संशोधन करने के लिए, इसी में सेटलमेंट करने के लिए सब आ रहा है। तो 1784 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसने क्या कहा कि इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इनको प्रशासनिक और राजनीतिक जो 1773 में था कि कार्यों को इनको मान्यता दे दिया कि नहीं आप ये दोनों कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी कर सकती है। मगर 1784 में क्या किया गया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, इसको अलग कर दिया गया, इसको अलग कर दिया गया। कंपनी के कार्य हैं ये, कंपनी का वर्क है ये, ठीक है। ये पहले एक ही में था, अब इनको अलग अलग कर दिया गया, ठीक। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कर दिया गया। तो पूछता है कि किस अधिनियम में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का। अब जो है जो द्वैध शासन प्रणाली शुरू थी 1764 से 1765 से 1773 तक, उसको जो नवाब था और वहाँ की जो कंपनी थे, ये द्वैध शासन को समाप्त किया था। पूछता है किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। चलाया किसने था इसको, द्वैध शासन को, तो लॉर्ड क्लाइव ने चलाया था, ये याद रखिए, लॉर्ड क्लाइव द्वैध शासन, नवाब और कंपनी का अलग अलग जो रूल था लॉर्ड क्लाइव ने चलाया था पैसा लूटने के लिए। तो इसको जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, इसने इसको समाप्त कर दिया था द्वैध शासन को। अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट फिर से द्वैध शासन दूसरे तरीके का ला रहा है। अब पिट्स इंडिया एक्ट जो है दूसरे तरीके का द्वैध शासन ला रहे हैं इसमें। इसके द्वारा द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत हुई कैसे, कि कंपनी का व्यापारिक कार्य अलग होगा, राजनीतिक कार्य अलग होगा, और इसके लिए दो अलग अलग निकाय भी बनेंगे। एक अलग निकाय बनेगा, पहला निकाय तो था ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये तो पहले से था, अब एक और निकाय बनेगा, ठीक है। तो कौन सा है वो आगे आएगा। तो इसने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की, तो कौन से एक्ट ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की, तो पिट्स इंडिया एक्ट ने की। ये एग्जाम में पूछता है। अगला है कि राजनीतिक क्रियाकलाप का प्रबंधन करने, भारत में नागरिकों और सैन्य शासन या ब्रिटिश संपत्ति के लगान संबंधित सभी क्रियाकलापों की निगरानी और निर्देशन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, ठीक है। राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। तो अब कैसे कैसे प्रशासन होगा, तो कंपनी है, ठीक है, तो इसके दो कार्य हैं, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, एक जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, सीओडी है, ठीक है। तो अब जो है व्यापारिक कार्य क्या देखेगा, तो सीओडी जो है व्यापारिक कार्य देखेगा, और जो राजनीतिक कार्य है वो बीओडी देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है राजनीतिक कार्य देखेगा, ठीक है। तो इस तरह डायग्राम बना के इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, तो इस तरह का देखेगा, ठीक। तो व्यापारिक कार्य कौन देखेगा, व्यापारिक कार्य का प्रबंधन के लिए विशेष रूप से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो पहले से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखिए यहाँ पे है। इसको कहा गया कि आप व्यापारिक कार्य को देखते रहिए, आपसे आप पहले आप ही जो राजनीतिक कार्य थे आप ही करते थे, अब आपसे अलग इसको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। अगला है कि भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। तो ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है कि किस अधिनियम, यूपीएससी, ठीक है, पूछा है कि किस अधिनियम में भारत में ब्रिटिश संपत्ति का जिक्र किया गया था, कि भारत का जो कंपनी का क्षेत्र है, जो कंपनी ने जीता है भारत में, वह ब्रिटिश संपत्ति है। तो 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात कही गई थी, तो भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया था, ठीक है, कंपनी के क्षेत्र को। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामले और उसके प्रशासन का सर्वोच्च नियंत्रण दे दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार अब सर्वोच्च नियंत्रण करता है कंपनी का, और उसके द्वारा जो प्रशासित क्षेत्र है भारत में उस पर, ठीक है। तो अब जो जितना कंपनी का क्षेत्र है उस पर अब नियंत्रण डायरेक्ट हो गया वहाँ की संसद का। तो समझ लीजिए कि संसद एक अपना देश, एक और देश चला रही है भारत में, यहाँ से शुरू हो गया पिट्स इंडिया से, ठीक। अगला है 1786 का जो अधिनियम है ये आया। तो ये अधिनियम एक छोटा अधिनियम था, ये आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए,
विशेष तौर पर लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही आया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब वायसराय बना के भेजा, वो वायसराय करें गवर्नर जनरल बंगाल का बना के भेजा गया, उसने कहा कि मुझे पावर अधिक चाहिए और अब मुझे वो कहा कि मुझे ये शक्तियाँ चाहिए, तो उस शक्तियों को देने के लिए ही 1786 का एक्ट लाया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। उसे विशेष मामले में अपनी परिषद के निर्णय को पलटने की शक्ति दी गई थी। तो बस उसके लिए ही ये 1786, इतना भयानक था आदमी, वो इतना ब्रिलियंट था और उसका दबदबा बहुत ज़्यादा था उधर ब्रिटेन में। तो उसके लिए देखिए अलग से अधिनियम लाया गया कि जो जो 4 लोग थे इसमें परिषद में, इन परिषद में बहुमत से फैसला लिया जाता था। ठीक है कि 3 लोग अगर एक साथ हैं, अगर 4 मान लीजिए इसको लेकर 5 लोग हो गए ना गवर्नर जनरल को, तो 5 लोग हैं तो 3 लोग जहाँ जिधर रहेंगे वही फैसला मान्य होगा। ठीक है, मगर इसमें क्या कि 1786 में क्या कहा गया कि 3 लोग जो मान्य जो भी फैसला दे दिए हैं, 3 लोग या चारों लोग मिलकर जो फैसला दे दिए हैं, अकेले गवर्नर जनरल उसको पलट सकता है। ये गवर्नर जनरल कहेगा हाँ यस तभी मान्य होगा फैसला, अदरवाइज इन चारों की कोई वैल्यू नहीं है। बस हाँ जी हुजी हुजूरी वाले मामला इनका रह गया इन चारों का। इससे पहले जो था इन तीनों चारों की वैल्यू अलग थी। ठीक है, इनका बहुमत से फैसला हो जाता था, मगर कॉर्नवालिस ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मुझे पूरी पावर चाहिए। तो शक्ति इनके फैसले को पलटने की, अपनी ही परिषद के निर्णय को पलटने की शक्ति दे दी गई इस अधिनियम द्वारा। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पूछता नहीं है ज़्यादा, मगर एक मोटा मोटी बात समझने के लिए देखिए कि किस तरह का जो कॉर्नवालिस आ रहा है, कैसा कैसा बदलाव लाएगा अब। तो क्यों लाएगा, क्योंकि उसके बाद इतनी शक्ति दे दी गई कि बदलाव ला सकता है। ठीक है, तो 1793 का जो चार्टर अधिनियम आया तो ये 20 साल बाद आता है। पहले ही क्या गया था कि 20 साल बाद इसको रिव्यू करने के लिए 1773 का एक चार्टर एक्ट आएगा। ठीक है, तो वही वाला उसके रेगुलेटिंग एक्ट को देखने के लिए चार्टर अधिनियम आया था। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को उसकी परिषद पर दी गई अभिभावी शक्ति या ओवर राइडिंग पावर को भविष्य के सभी गवर्नरों और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, जो ये पलटने की शक्ति जो थी अब भविष्य में जो भी गवर्नर आएंगे उनको भी दे दिया गया, और जो जो गवर्नर थे जैसे मद्रास में थे, मुंबई में थे, उन गवर्नरों को भी उनकी जो परिषद है उनको भी पावर दे दी गई कि आप भी इनके फैसलों को पलट सकते हैं। ठीक है, अगला है कि गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास की अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों की सरकारों पर अधिक शक्तियां और नियंत्रण दे दिया गया। ठीक है, अब गवर्नर जनरल जो था उसको बम्बई और मद्रास की अधीन प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक शक्तियों और नियंत्रण दे दिया गया, तो और शक्तियां बढ़ा दी गई गवर्नर जनरल की। ठीक है, अगला है भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अब 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो व्यापारिक एकाधिकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो उसमें ही कहा गया था कि एकाधिकार रहेगा, तुम्हारे अलावा कोई भी कंपनी जाके भारत में व्यापार नहीं करेगी। ठीक है, तुम्हारा एकाधिकार रहेगा, चाहे जितना साल के लिए रहे, जब तक संसद चाहेगी तुम्हारा ही एकाधिकार बना रहेगा। तुम ही अकेली ऐसी कंपनी यूरोप की होगी, जैसे कि भारत सरकार कह देगी रिलायंस जो है ये कि ऐसी यही एक कंपनी होगी जो पाकिस्तान में सिर्फ जाके वो कर सकती है, व्यापार कर सकती है। दूसरी कंपनी जैसे अडानी है, टाटा है, ये लोग नहीं जा सकते। तो उसके व्यापारिक एक अधिकार को इस कंपनी के 20 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया कि तुम ही 20 साल आगे तक तुम ही बस सिर्फ व्यापार करोगी इसमें, और कोई नहीं करेगा। ठीक, तीसरा है, अगला है कि यह प्रावधान किया गया कि कमांडर इन चीफ यानी गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य तब तक न माना जाए जब तक कि सदस्य के रूप में नियुक्त न किया जाए। ठीक है, तो प्रावधान किया गया, इसमें प्रावधान ये किया गया कि कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य तब तक नहीं माना जाएगा, तब माना जाए जब तक कि उसे सदस्य के रूप में नियुक्त न किया जाए। तो जो गवर्नर जनरल की परिषद है, तो अब देखिए इसमें क्या किया गया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया कि कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था इसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। तो दोनों इसी को नियुक्त कर दिया गया था, कॉर्नवालिस को ही। तो उसी में कहा गया कि जो कमांडर इन चीफ होगा वो गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसको नियुक्त न किया जाए। तो मान लीजिए गवर्नर जनरल है और इधर कहीं कमांडर इन चीफ है। कमांडर इन चीफ तो पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही बना दिया गया था, दोनों ही था वो, मगर अब अगला कोई आ गया मान लीजिए,
तो कमांडर इन चीफ उसका अलग होगा जो सैन्य कार्यक्रम देखेगा, और गवर्नर जनरल अलग होगा। मगर जो इसकी परिषद 4 होगी, इसमें जो डिफ़ॉल्ट में नहीं होगा, जो कमांडर इन चीफ होगा ये डिफ़ॉल्ट में ही यहाँ का इसका सदस्य नहीं बन जाएगा। इसको अगर नियुक्त होगा तभी बनेगा, नहीं तो दूसरे लोग रहेंगे इसमें चारों। ठीक है, अगर इसके कमांडर इन चीफ को नियुक्त होता है परिषद का सदस्य, तभी वो परिषद का सदस्य माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो वही लिखा है इसमें। ठीक है, और इसमें निर्धारित किया गया कि अब से नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, ठीक है, जो राजनीतिक कार्य देखेगी कि सदस्य और उसके कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक था ये। और ड्रेन थ्योरी का जो मामला था, यहीं से मनी ड्रेन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अब जो भारत के जो भी बुद्धिजीवी हैं धीरे धीरे इसी बात पे उठाएंगे कि इसी बात पे आगे चल के आवाज़ उठाते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो इसमें यही किया गया कि इसमें निर्धारित किया गया कि अब से जो नियंत्रण बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था 1784 में, जो बनाया गया था राजनीतिक कार्य देखने के लिए, तो उनके सदस्यों के और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व दिया जाएगा। जो भारत से लगान टैक्स से जो पैसा वसूला जाता है उसी से इनका सैलरी दी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 1813 का चार्टर अधिनियम। देखिए 20 साल बाद ये भी आ रहा है। तो 1793 में आया था एक, अब ये जो है 20 साल बाद में 1813 में आ रहा है। ठीक है, अब 20 साल हो गया कंपनी के एकाधिकार के ऊपर पढ़े हैं कि एकाधिकार के 20 साल हो गया है। अब देखिए कंपनी के एकाधिकार में अब यहाँ से बदलाव किया जाएगा। 1600 में बनी थी, तब से एकाधिकार चला आ रहा था 1813 तक। 1813 तक बस ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार की, दूसरी कोई बहुत सारी कंपनियां यूरोप में थी, मगर उनको आने का कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं किया गया, किसी को अनुमति नहीं दी गई। मगर अब वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया कि कंपनी के लोग इतना अकेले ही वहाँ का फ़ायदा ले रहे हैं, वहाँ संसाधन का अकेले ही मज़ा ले रहे हैं, हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। और अपने अधिकारियों के प्रति सब लोग ने जागरूकता वहाँ पे आवाज़ उठाने लगे। और कंपनी के भ्रष्टाचार और इस सब चीज़ों को देखते हुए अब जो 1813 में थोड़ा सा वहाँ की सरकार लिबरलाइज होगी और भारत को अन्य कंपनियों के लिए, जैसे टाटा बिरला और अडानी के लिए पाकिस्तान को भारत सरकार खोल सकती है। तो अब ये खोलेगी वहाँ इंग्लैंड की कंपनी। 1813 के एक्ट में ऐसा प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या किया गया 1813 के प्रावधान में? तो इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो व्यापारिक एकाधिकार था जो कि 1600, 1700, 1800 मतलब 200 साल तक, 213 साल तक अकेले ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको अब समाप्त कर दिया गया। अब कहा गया कि यूरोप से कोई भी कंपनी जाके भारत में व्यापार कर सकती है। ठीक है, चीन के साथ व्यापार, मगर अब ये कंडीशन लगा दी गई कि भारत में तो कर सकती है मगर चीन में नहीं कर सकती। चीन के साथ अभी जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एकाधिकार चीन के लिए बना रहा है। चीन में वो जाके बस सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करी, कोई यूरोपीय अन्य कंपनी नहीं आएगी। और चाय के व्यापार में और भारत में आप व्यापार करिए, अन्य कंपनियों को छूट देके जाइए, भारत में व्यापार करिए, मगर आप चाय पे व्यापार नहीं कर सकते। चाय सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही बेचेगी, दूसरी कंपनी नहीं बेचेगी। तो चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को छोड़कर भारत से व्यापार करने की छूट सभी ब्रिटिश व्यापारियों को दे दी गई। ठीक है, तो चीन और चाय को छोड़ के सभी को अधिकार दे दिया गया कि सभी लोग जाके भारत में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो अन्य कंपनियां अब आएंगी, लूटेंगे सब भारत को। अगला है कि भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया। अब कहा गया कि जो संप्रभु है, ब्रिटिश जो क्राउन है, ब्रिटिश की जो राजा रानी हैं, उनका ही यहाँ पे संप्रभुता है। उनके ऊपर वो चाहेंगे तो इस पर कानून बनाएंगे और जो चाहेंगे वो कानून बना सकते हैं भारत के लिए। कंपनी का जो क्षेत्र भारत में है उस पर ब्रिटिश जो क्राउन है उनकी संप्रभुता है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है। उनके ऊपर कोई पावर नहीं है कि भारत के क्षेत्र में कोई बदलाव, कोई भी दबाव डाल के कोई कानून बनवा सकें। जो क्राउन है वही संप्रभु है। ठीक है, जो संप्रभु का मतलब जो समझ रहे होंगे इस बात को समझ जाएंगे हम मेरा कहने का क्या मतलब है। तो संप्रभु का मतलब ये होता है कि ऐसी पावर खुद के लोगों में होगी जिस देश के मालिक। हमारा देश जो संसद है, संप्रभु संसद है हमारे देश, तो हमारे देश में बाह्य कोई आदमी या कोई इंटरनल आदमी दबाव बना के कोई भी नियम कानून चेंज नहीं करवा सकता। जो भी सर्वोच्च फैसला लेना होगा वो भारत की संसद ही लेगी, दूसरा कोई उस पर दबाव डलवा के
नहीं बदला सकता फैसला उसका, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी मामले होंगे क्राउन ही लेगा, कोई दूसरा नहीं लेगा, तो इसी को संप्रभु कहते हैं, ठीक है। तो क्राउन संप्रभु हो गया जो जो ब्रिटिश कंपनी का क्षेत्र था भारत में उस पर, ठीक है। अगला है, इस अधिनियम ने भारत में स्थानीय शासन को व्यक्तियों पर कर लगाने, जो स्थानीय शासन थे, ठीक है, उनको व्यक्तियों पर कर लगाने और उन्हें भुगतान न करने वालों को दंडित करने का अधिकार दे दिया गया। तो जैसे आप सुने होंगे कि जो मद्रास में प्रेसिडेंट वो बना था म्यूनसिपल, सबसे पहले मद्रास में बन गया था म्यूनसिपलिटी, या उसी तरह से लोकल जो गवर्नेंस है, लोकल सरकारें जो हैं जगह जगह पे बनी हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जिला का जो मजिस्ट्रेट है, जो जिला का उस समय मजिस्ट्रेट था, उसके पास शक्ति है कि वो कोई भी स्थानीय शासन के किसी व्यक्ति पर कर लगा सकता है, स्थानीय शासन को व्यक्तियों पर कर लगना, स्थानीय शासन किसी व्यक्ति पर कर लगा सकता है और उसको भुगतान अगर नहीं करता तो उसको दंड दे दिया जाएगा। उसको दंडित करने का अधिकार भी उसी भी अधिकारी को दे दिया गया। तो मान लो डीएम जो है, जिले का मजिस्ट्रेट है, वो किसी आदमी पे भी व्यक्तिगत कर लगा सकता है और कर नहीं देता तो उसको दंड दे सकता है वो, ठीक है। अब सोचिए कि कितना ये ऐसा पावर है कि किसी के साथ मिसयूज कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो ऐसा पावर दे दिया गया। अगला है कि कंपनी का शासन अगले 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। तो 20 वर्ष के लिए कंपनी का शासन और बढ़ाया गया कि 20 वर्ष तक कंपनी और शासन भी करेगी, ठीक है। अब नियंत्रण बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो राजनीतिक शक्ति देखता, राजनीतिक जो देख रेख करता था, राजनीतिक पावर इसके पास थी, तो उसकी शक्तियों को बढ़ा दी गई, ठीक है। अगला है, इस अधिनियम ने उन व्यक्तियों को भारत जाने की अनुमति दे दी जो ईसाई मिशनरी के नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भारत जाना चाहते थे। तो इस ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई मिशनरियों को भी भारत में आने की अनुमति दे दी गई इसी अधिनियम में। तो ईसाई आके अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, तो ये बात छूट दे दी गई। तो अब पूछता है कभी कभी इसमें क्वेश्चन यही पूछता है कि भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति कब मिल गई थी। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसी में मिली थी, 1813। याद रखिएगा, ये पूछता है कई बार, यूपीएससी में पूछा है, यूपीपीसीएससी में पूछा है, आरओआर में पूछा है पुराने क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रावधान है कि इसमें प्रावधान किया गया कि कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया निवेश करेगी। तो इसमें भारतीय शिक्षा पे ये भी पूछा है कि किसमें भारत की शिक्षा पे खर्च करने के लिए 1 लाख रुपया दिया गया। तो 1813 का जो एक्ट था, ये लोग चाहते नहीं थे कि भारत हमारे पढ़े, भारत के लोग ज़्यादा जागरूक हों, मगर इन्होंने 1 लाख रुपया दिया कि आप उसको पढ़ाई में लगवा सकते हैं। तो भारतीय शिक्षा पे खर्चा करने के लिए 1 लाख रुपया दिया गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, अब यहीं थोड़ा बदलाव आएगा एजुकेशन में। अगला है, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के प्रादेशिक राजस्व और व्यापारिक लाभ को नियंत्रित किया गया, ठीक है। प्रादेशिक राजस्व और व्यापारिक लाभ को नियंत्रित किया गया, और इसमें कंपनी को अपने क्षेत्रीय टेरिटोरियल और व्यापारिक खातों को अलग अलग रखने की बात की गई। तो कंपनी जो है कंपनी जो व्यापार कर रही है अपना खाता अलग बनाए, जो राजस्व वसूल रही है लोगों से, और जो लोगों से कमाई कर रही है टैक्स में और दूसरी चीज़ों में तो उसका जो खाता है अलग अलग दोनों खाता बनाए, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला ये है कि 1 लाख जो शिक्षा पे खर्चा किया गया और जो मिशनरियों को आने की अनुमति दे दी गई, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो पूछता है चाहे एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो यही 3-4 चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है इसके। तो एकाधिकार किस पे समाप्त हुआ, किस पे नहीं हुआ, ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरा है इसमें क्राउन की संप्रभुता। तीसरा है मिशनरियों का छूट। चौथा है शिक्षा के लिए खर्चा, ठीक है। ये 2-3 चीज़ याद रखिएगा। घुमा क्वेश्चन पूछता है तो इसको समझ लिए रहेंगे। अगर जैसे बोला हूँ आपने समझ लिया है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मान लीजिए पूछता है कि किस अधिनियम द्वारा यूरोप की अन्य कंपनियों को भी भारत में या चीन में व्यापार करने की छूट दे दी गई। तो आप सोचेंगे कि 1813 है, तो इसमें हम एक शब्द यूज किया चीन। चीन में छूट नहीं मिली है अभी, बस भारत में मिली है। भारत में भी बस चाय को छोड़ के अन्य पे व्यापार कर सकता है, चाय को छोड़ के, तो चीन में नहीं। तो चीन में ये 1813 का एक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। चीन में भी अभी छूट नहीं मिली है। चीन में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। भारत में चाय पे भी अभी भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही रहेगी। तो घुमा के पूछेगा, उसको ध्यान से थोड़ा देखिए क्या पूछ रहा है वो। तो यूपीएससी वाले जो हैं भाई उसको और ध्यान से देखिएगा,
क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों में घुमा घुमा के क्वेश्चन गलत कराता है। 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अब देखिए 20 साल बाद फिर आया, 1813 में आया, फिर 1833 में आ रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 20 साल बाद फिर आया है। तो पहला क्या है कि यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। तो अब सेंट्रलाइज जो पावर थी, जो सिर्फ जो वहाँ की जो संसद थी कानून बना रही थी, उसका ये अंतिम कदम था कि जितना वो सेंट्रलाइज करना था वो इसी अधिनियम तक कर लेगी। उसके बाद धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा, विकेंद्रीकरण का प्रोसेस शुरू होगा। अगले अधिनियम में पता चलेगा, अगले अधिनियम में आगे आने वाले। तो यह ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा का अंतिम कदम था, क्योंकि प्रशासन के नए मॉडल के तहत पुनर्गठन के ने इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया, ठीक है। क्योंकि प्रशासन के नए मॉडल के तहत इसके पुनर्गठन ने इसे अखिल भारतीय रूप प्रदान किया गया। तो अखिल भारतीय रूप एक तरह से भारत को जोड़ने की बात की गई कि भारत को एक राजनीतिक रूप से एक जोड़ लिया जाए सबको, कि एक ही जो सेंटर है वही सब पे पूरे एरिया पे अपना कंट्रोल किया हुआ है। इस तरह से छोटे छोटे राजा भी बीच बीच में थे, ये लोग भी अपना उछल कूद करते रहते थे। इसी में तो सेंट्रलाइज उतना नहीं था, मगर इसमें प्रावधान ऐसा किया गया कि तो सेंट्रलाइज पावर हो, अंतिम कदम था ये, ठीक है। तो ऐसा था कि भारत एक भारत लगे, ठीक है, एक शक्ति इसको कंट्रोल करिए, इस तरह का इसमें प्रावधान किए गए, ठीक है। दूसरा है भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बना दिया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय से अब प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित हो गई। तो इसमें क्या किया गया कि उसके पूरा एकाधिकार, सारा एकाधिकारी समाप्त कर दिया गया कंपनी का, और कंपनी को ही निरस्त कर दिया गया। इसमें कहा गया कि तुम कंपनी नहीं, अब तुम प्रशासनिक निकाय हो। अभी कंपनी को समाप्त नहीं किया गया है, बस उसके जो व्यापारिक जो निकाय थी इसको समाप्त कर दिया गया। जो व्यापारिक निकाय थी, बोर्ड ऑफ सीओडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, उसको इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक निकाय से एक प्रशासनिक निकाय में इसको परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। सब लोग प्रशासन ही देखेंगे, अब कोई भी व्यापारिक निकाय जो है इसको ख़त्म कर दिए लोग, और एक प्रशासनिक निकाय में इसको परिवर्तित कर दिया गया। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्रों को ब्रिटिश राजशाही उनके उत्तराधिकारियों और वारिसों के विश्वास के अधीन रखा गया, ठीक है। तो जो भी कंपनी का क्षेत्र था, अब उसको कंपनी का क्षेत्र नहीं कहा जाएगा, उसको ब्रिटिश राजशाही का क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है। और उसके उत्तराधिकारियों और वारिसों के विश्वास के अधीन उसको कर दिया गया। जो भी क्षेत्र बंगाल, उड़ीसा और इनका जो दीवानी प्राप्त की थी कंपनी, तो कंपनी से हटा के अब वहाँ पे लिखा जाएगा कि ब्रिटिश राजशाही का क्षेत्र, ब्रिटिश क्षेत्र कहा आगे आने लगा, उसको कंपनी का क्षेत्र नहीं कहा जाएगा। आगे चीन के साथ व्यापार, चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो इसको भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अगला है गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार कहा गया। तो जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की जो 4 लोगों की काउंसिल थी, इसको कहा गया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी इसमें कहा गया कि अभी भारत सरकार इसको कहा जाएगा, ठीक है। ये सेंटर एक बना दिया गया कि यही पूरा भारत सरकार है, ठीक है। इंडियन काउंसिल कहा गया। भारत सरकार, गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार, और परिषद को क्या कहा गया, परिषद को इंडियन काउंसिल कहा गया। तो इंडियन काउंसिल याद है, बार बार अब इसका जिक्र होगा, इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अगला है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो पूछता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, याद रखिएगा इस बात को। तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई। तो सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई भारत के गवर्नर जनरल को, ये बात याद रखिएगा। अगला है कि भारत के गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत के संबंध में विधायी शक्तियाँ थी। तो भारत के गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत के संबंध में विधायी शक्तियाँ थी, ठीक है। इस प्रकार बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियाँ समाप्त हो गईं। तो पहले जो विधायक बताए थे आपको कि गवर्नर जनरल था, और इधर मद्रास था और बम्बई था, बम्बई, ये लोग अपना कानून बनाएंगे अपने क्षेत्र के लिए, मगर वो गवर्नर जनरल से पूछ के बनाएंगे, ठीक है।
मगर अब क्या हो, जब अब ये अपना कानून नहीं बनाएंगे, अब इनके लिए जो कानून बनाएगा वो भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा, भारत का गवर्नर जनरल, इंडियन गवर्नर जनरल बनाएगा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अब ये लोग इनकी जो शक्तियाँ छीन ली गई, ठीक है। तो भारत के गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण भारत के विषय में विधान बनाने की शक्ति हो गई, और बम्बई मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियों को भी छीन लिया गया और वो भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अब इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को एक्ट कहा जाता है था। तो एक्ट कहा जाएगा, वो अधिनियम बन गया, ठीक है। जबकि इससे पहले कानूनों को रेगुलेशन कहा जाता था। तो इससे पहले के जो जितने भी कानून थे उनको रेगुलेशन कहा जाता था। तो अब इस अधिनियम के तहत बनाए गए जितने कानून बनेंगे वो एक्ट बनेंगे, जबकि इससे पहले जो भी कानून बनते थे उसको अधिनियम कहा जाता था, विनियम कहा जाता था, विनियम, रेगुलेशन कहा जाता था। तो भी याद रखिएगा। अब पूछता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियाँ छीन ली गई। तो 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस बात की याद रखिएगा, 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अगला है, गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में किसी भी कानून को संशोधित करने, निरस्त करने या बदलने का अधिकार दे दिया गया। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी जिसमें 4 लोग थे, उनको क्या कह दिया गया कि कोई भी भारत में कोई भी जो भी ब्रिटिश क्षेत्र है, अब ब्रिटिश क्षेत्र इसलिए कह रहे हैं, अब कंपनी का क्षेत्र खत्म हो गया, ब्रिटिश क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। तो जो भी क्षेत्र है उसमें कोई भी कानून जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो बना सकती है, उसको बिगाड़ सकती है। वो मद्रास हो, बम्बई हो, आगरा हो, बनारस हो, अवध का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, ब्रिटिश जो गवर्नर काउंसिल थी वो उसको बना सकती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला है, इसने सिविल सेवक चयन के लिए, सिविल सेवक जो DMO बनते थे उनके जो खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है प्रथम प्रयास कब किया गया। तो 1833 में ही प्रयास किया गया, खुली प्रतियोगिताओं से ही सिविल सेवकों का चयन होगा। इससे पहले कैसे होता था, तो कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जो COD था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे ये लोग डिसाइड करते थे कौन DM बनेगा, कौन सा अधिकारी बनेगा। तो अधिकारियों को ये लोग नियुक्त करते थे, जो COD थे इनके मनोनयन से अधिकारी बनते थे, ठीक है। मगर अब इसमें कहा गया कि जो सिविल सेवक जो चयन होता है, जो DMO बनते हैं, जो भी अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, उनके लिए खुली प्रतियोगिता का होगी अब। मगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, COD जो था, उसके विरोध के बाद इसको अब स्वीकार कर दिया गया। इस वाले सेक्शन को डिलीट कर दिया गया। ये जो वाला सेक्शन था इसको डिलीट कर दिया गया है उनके COD के विरोध करने पे, क्योंकि इससे काफ़ी फायदा था। घूस लेते थे लोग, ये व्यक्तिगत रूप से घूस लेते थे कि इतना पैसा दो मुझे और जाओ, तो आओ तुमको DM बना देता हूँ, तो तब वहाँ से जितना मर्जी तुम लूटो, हमको कोई मतलब नहीं है। तो भ्रष्टाचार यहाँ था, मगर इसी वजह से इन्होंने खूब बहुत ज़्यादा विरोध किया इसका। तो इसीलिए इससे इसको हटा दिया गया। इस 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक। अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सभी भारतीय कानूनों को, जो भी भारतीय कानून था, कौन कौन कानून था, तो मुख्य कानून जो थे कि जो हिंदू पर्सनल लॉ था, मुस्लिम पर्सनल लॉ था, इस तरीके से बहुत से जो नियम, जो सती प्रथा का जो एक आ गया था 1928 में, 1828 में, और जो भी इस तरह के एक्ट आए थे, इनको भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए या एक रूप से उसको सजाने के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना 1833 में की गई। इस अधिनियम में 1833 वाले में इसमें प्रावधान था कि एक विधि आयोग की स्थापना होगी, जिसकी स्थापना 1834 में कर दी गई, जिसके प्रथम जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले थे। तो मैकाले इसी में आता है, प्रथम विधि अधिकारी बन के आता है मैकाले, ठीक है। 1834 में बना। किस एक्ट में प्रावधान था, तो 1833 के एक्ट में प्रावधान था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो विधि आयोग किस में बना, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बना था। 1834 में प्रारंभ हो गया था कार्य करना, ठीक है। अब 1835 को देखते हैं। 1835 का चार्टर अधिनियम, तो 33 के बाद 20 साल बाद फिर 53 में आया, 1853, 20 साल बाद आया, ठीक। तो इसमें देखते हैं, तो यह अधिनियम वर्ष 1793 से 53 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अनेक चार्टर अधिनियम में अंतिम अधिनियम था ये। तो ये लास्ट रहेगा, क्योंकि 1857 की क्रांति हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट था ये।
तो 1973 से लेके 1993 से जो अधिनियम पारित हो रहे थे, 1833 जो अधिनियम या लास्ट अधिनियम था ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित होता था, इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल को विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया। अब इस बात को समझिए, ये यहीं से इंपॉर्टेंस शुरू हो जाएगा इसका। अब कार्यपालिका विधायिका का कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है। कार्यपालिका और विधायिका का यहीं से काम चालू हो जाएगा। तो कार्यपालिका विधायिका जो आज पढ़ते हैं हम लोग अलग अलग, तो ये 1853 के एक्ट से ही शुरू हो गया। तो इसमें जो अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसके विधायी कार्य को विधायिका कहा जाएगा। जो जब विधायी कार्य करेगी तो उसको विधायिका कहा जाएगा, ठीक है, विधायिका कहा जाएगा। और जब वो कार्य करेगी, इस जो विधान जो बनाई है उसको जब लागू करवाती है तो उसको कार्यपालिका कहा जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो आज हम अपना स्वरूप देखते हैं कार्यपालिका और विधायिका का, वो 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा ही इसको बनाया गया था। शुरुआत इसकी यहीं से की गई है, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो क्या है, तो इसमें पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, तो विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। तो केंद्रीय विधान परिषद किसको कहा जाएगा? जो विधान, ये विधायी शक्ति, जो काउंसिल की विधायी शक्तियाँ है, तो इसमें इसको केंद्रीय विधान परिषद कहा जाएगा। तो पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। इसमें 6 नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, जिन्हें विधान पार्षद या लेजिस्लेटिव काउंसलर कहा गया, ठीक है। परिषद के सदस्यों की संख्या अब कितनी थी? पहले गवर्नर जनरल थे, फिर 4 लोग और थे, फिर 5वें में कौन आ गया था? विधि अधिकारी आ गया था, ठीक। अब फिर से अब 6 नए सदस्य और आ गए थे। 6 और जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 जोड़िए। अब गिनिए कितने हो गए। तो गवर्नर जनरल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वही कह रहा है कि परिषद के सदस्यों की कुल संख्या हो गई 12, ठीक है। तो यही 12 हो गई गवर्नर जनरल को लेके, ठीक। तो यही बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले बात को समझिए। और उससे पहले इसको समझ लीजिए कि इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको विधायी और कार्यकारी कार्यों में कर दिया गया। तो विधायी कैसे होगा? तो जब जो है विधि अधिकारी इसमें शामिल हो जाएगा। जो इनकी परिषद है, परिषद में तो गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और इसमें जो सदस्य हैं, सब सदस्य शामिल हैं इसमें, विधि अधिकारी को छोड़ के, तो कार्यपालिका कही जाएगी। और जब विधि अधिकारी इसमें जुड़ गया, विधि अधिकारी जिसमें आ जाएगा, मैकाले अगर इसमें आके बैठ गया तो ये विधायिका हो जाएगी, ठीक है, विधायिका कही जाएगी। मैकाले जब रहेगा इसमें तो विधायिका हो जाएगी। कोई भी विधि अधिकारी जो आगे भी विधि अधिकारी जो है इसमें बैठा रहेगा तो यह विधायिका कही जाएगी। तो जब विधि अधिकारी इसमें नहीं रहेगा, सिर्फ परिषद रहेगी और परिषद के जो सदस्य रहेंगे तो इसको कहा जाएगा कार्यपालिका, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें पहली बार केंद्रीय सेंटर में विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। तो स्थानीय लोगों के, वहाँ के, जैसे मान लिया आगरा है या मद्रास है या मुंबई है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो प्रावधान किया 6 जो है लेजिस्लेटिव काउंसलर का नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया विधान परिषद में, ठीक है। तो जो ये परिषद जो थी, ये वाली विधायी परिषद थी जो गवर्नर जनरल की, उसमें 12 लोग अब हो गए, ठीक। अगला है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे कि सदस्यों की संख्या को 24 कर दिया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे जो कि राजनीतिक जो फैसले लेते थे, उनमें अब संख्या को बढ़ा के 24 से कि सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। तो इनको 24 से घटा के बढ़ाई नहीं गई, घटा के इसको 24 कर दी गई, 24 से 18 कर दी गई, याद रखिएगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे जो राजनीतिक फैसला लेते थे, अब 24 थे, अब उनको 18 कर दिया गया, जिसमें 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाना था। तो अब 24 से 18 हो गए, इसमें 6 लोग ब्रिटिश सरकार वहाँ से क्राउन जो है नामित करेगी कि 6 लोग यहाँ से जाके वहाँ काम करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में काम करेंगे, ठीक है। अगला है परिषद की विधायी शाखा मिनी संसद के रूप में कार्य करती थी। तो परिषद की जो विधायी शाखा थी, जो हमको अभी बताए थे कि जो परिषद थी ये वाली गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, ठीक है। तो इसमें जब विधि अधिकारी जब ऐड हो जाता था तो 12 लोग तो पहले ही थे, ठीक है।
जब विधि अधिकारी इसमें आ जाता था तो जो 12 अधिकारी बैठ के काम करते थे इसमें, तो उसको कहा जाता था मिनी संसद। तो संसद की शुरुआत इसी से हुई थी, ये भी याद रखिएगा कि संसद की झलक हमको कहाँ से मिलती है, तो 1853 के एक्ट से मिलती है भाई साहब। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भैया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो परिषद की विधायी शाखा जिसमें मैकाले बैठता था उसको मिनी संसद के रूप में कार्य करती थी वो, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रियाओं को अपनाया जाता था। तो जो ब्रिटिश संसद थी, जैसी तरह की प्रक्रिया ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी, वैसे ही विधायी शाखा में ब्रिटिश जो भी प्रक्रियाएँ थी संसद की, वही प्रक्रिया यहाँ पे भी अपनाई जाती थी। जो गवर्नर जनरल की, भारत के गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, ठीक है, विधायी परिषद, उसमें क्योंकि विधायी परिषद और कार्यपालिका को अलग इसी में किया गया था, तो जो विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग इसी में कर दिया गया है। तो ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी है, ठीक है। अगले है कि सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिताओं की प्रणाली की शुरुआत की गई। तो पूछता है कि किसमें खुली प्रतियोगिताओं की शुरुआत की गई, तो 1853 का जो एक्ट था इसमें खुली प्रतियोगिताएं प्रारंभ की गई थी। इस बात को याद रखिएगा कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता। अब मिनी संसद के कॉन्सेप्ट 1853 में झलक दिखने लगी थी, इसमें ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रियाओं को अपनाया जाता था, ठीक है। और इसमें भारत में केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। केंद्रीय विधान परिषद का मतलब हो गया जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, काउंसिल में जो सदस्य थे उनमें एक आध सदस्य जो होंगे, जो 6 सदस्य बढ़ाए गए थे, इसमें 12 सदस्य किए गए थे। इसमें कुछ सदस्यों को वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ठीक है। अगला है कि सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिताओं की शुरुआत की गई और प्रसंविदा सिविल सेवक, ठीक है, में भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। तो कॉन्वेंट सिविल सर्विसेज भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारतीयों के लिए जो सिविल सेवक प्रतियोगिता कब खोली गई, तो 1854 में। वर्ष 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। तो मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई थी, तो भारतीय सिविल सेवा के लिए 1854 में की गई थी। अगर पूछेगा इस समय जो हमारे यहाँ भारत का गवर्नर जनरल कौन था, क्या बताएंगे? इस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? डलहौजी था, ठीक है। तो विधि सदस्य, चौथा सदस्य को मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण सदस्यता का दर्जा दिया गया। तो पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया इसको, ठीक है। विधि सदस्य जो चौथा सदस्य के रूप में इसको परिषद में शामिल किया गया था, को मतदान के साथ पूर्ण सदस्य का दर्जा इसको इसी में दे दिया गया। तो ये पूछ सकता है कि विधि सदस्य था को उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा कब दे दिया गया, तो 1853 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें दे दिया गया, ठीक है। तो इतना पढ़ने में ही हमको 1 घंटे हो गए हैं, तो आगे देख लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, फिर उसका MCQ हम लोग लगा लेते हैं।